नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। क्रूज ड्रग केस का झगड़ा अब महाराष्ट्र की राजनीति में और भी ज्यादा फैला हुआ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं और उन्होंने एक महंगी प्रॉपर्टी काफी सस्ते दाम में ऐसे लोगों से खरीदी है जिन पर मुंबई धमाकों के दाग हैं। नवाब मलिक ने जवाब देने में देर नहीं की, कहा कि उनकी सारी खरीद बिल्कुल दुरुस्त है, अंडरवर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं और कल 10 बजे वो फडणवीस का खुलासा करेंगे। और इसी दौरान बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने भी नवाब मलिक पर आरोप लगाए और कहा कि नवाब मलिक पर एफआईआर होनी चाहिए। आप मिनिस्टर थे, ये जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी थी? आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे, फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का। जहां तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। तो लगातार बम फूट रहे हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं अब नवाब मलिक। कहां से मामला शुरू हुआ था और कहां पहुंचा है? सोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोहित, लगातार इस क्रूज ड्रग केस मामले को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये मामला क्रूज ड्रग से हटकर कहीं का कहीं पहुंच गया और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ जिन लोगों को आपस में, इन नेताओं को शिकायत रही होगी, वो सब इसी बहाने सामने आ रही है। और अब देवेंद्र फडणवीस बनाम नवाब मलिक है। अब देखिए कि इंतजार रहेगा कि कल वो क्या बातें सामने लाते हैं। बहरहाल जो तर्क आज नवाब मलिक ने दिए हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर और उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर, वो कितना कन्विंसिंग है और ये मामला कहां जाता दिख रहा है अब? जी बिल्कुल, देखिए अगर मामले की बात करें तो ना ही आर्यन खान अब मामले में दिख रहे हैं और ना ही इन लोगों के जबान पर उस ड्रग्स या कॉर्डेलिया क्रूज का जिक्र है, ना ही अब समीर वानखेड़े का जिक्र है। अब कहीं ना कहीं ये सियासी पूरा मामला हो चुका है और अब ये बीजेपी बनाम एनसीपी का ये पूरा मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अब सामने आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अब नवाब मलिक पर हमला कर रहे हैं। नवाब मलिक अब तक हमला कर रहे थे, लगातार वो आरोप कर रहे थे
मोहित कंबोज जो बीजेपी के नेता हैं उन पर वो आरोप कर रहे थे, समीर वानखेड़े पर वो आरोप कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। जबकि नवाब मलिक का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने उनको कहीं ना कहीं अपने उस जायदाद में शामिल किया था और डायरेक्ट कनेक्शन कहीं पर भी नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर वो कहीं पर भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक तर्क ऐसा भी दिया कि जो लोग ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोंकण में दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदी है, जब उसकी ऑक्शन भी की जाती है तो क्या वो दाऊद के समर्थक या उनके करीबी हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। अब तो उनका कहना है कि बुधवार सुबह 10 बजे उनकी ओर से एक हाइड्रोजन बम, जिस तरह से हमने सुना, आप कह रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा वो करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिस तरह से आज वहाँ पर तैयारियाँ थी, स्क्रीन लगाई जा रही थी, एक वीडियो जारी किया जाएगा और इसके ज़रिए देवेंद्र फडणवीस का किस तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो नवाब मलिक की ओर से भी खुलासे का दौर लगातार जारी है। देवेंद्र फडणवीस आज पहली बार आए हैं इस पूरे मामले में, वो अपनी ओर से आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, तब भी नवाब मलिक ने कहा था कि 40 साल से ज़्यादा उन्हें इस शहर में हो गया है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मामला शुरू हुआ था उस ड्रग्स से, उस क्रूज से, आर्यन खान से, किस तरह से उनको गिरफ्तारी की गई, एनसीबी के जो लचर कार्रवाई थी, अब उस पर लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई नेता बात नहीं कर रहा है। अब बात कहीं ना कहीं बीच में पहले मोहित कंबोज पर की जा रही थी, अब नवाब मलिक के प्रॉपर्टी पे हो रही है, कल देवेंद्र फडणवीस के किस तरह से अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उस पर बातचीत होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब अब सियासी पूरा मामला हो चुका है। बीजेपी नवाब मलिक को घेरने की कोशिश कर रही है, नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े के साथ ही बीजेपी के नेताओं को घेरने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इसी के सिलसिले में बुधवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बिल्कुल जी जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टी एक दूसरे के नेताओं को घेरने की कोशिश कर रही है और कल सुबह क्या होता है, अब नवाब मलिक क्या, जिसको वो हाइड्रोजन बम का नाम दे रहे हैं, ऐसा क्या सामने आएगा ये देखना है और उसका क्या असर होना है। अब क्या सरकारों पर असर पड़ेगा, क्या होगा इससे। धन्यवाद आपका सोहित। और अब इस ड्रग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया है। असलम शेख के बारे में ही कहा था कल इन्होंने, नवाब मलिक ने, कि उन्हें भी उस क्रूज पार्टी में बार बार बुलाया जा रहा था। असलम शेख ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है जब फडणवीस खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे तब इस मामले में कुछ क्यों नहीं किया, उन्हें अब ये सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ यही प्रश्न उठता है कि 5 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 5 साल जो गृह मंत्री का जो कार्यालय था वो देवेंद्र फडणवीस जी के पास ही था। तो मेरे ख्याल से ये अभी एनसीबी ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई को लेके जिस तरीके से बातें आ रही हैं और बातें जब आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं और ले जाने का प्रयास हो रहा है कि ये एक प्रश्न सामने आता है। तो ये थे असलम शेख। और अब आगे बढ़ते हैं इस खबर से हटकर, अब देखते हैं कानपुर की खबर, जहां पर अब जीका वायरस फैलने लगा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मरीज बढ़कर 100 पहुंच गए हैं और ये बड़े फिक्र की बात है कि अब ये जीका वायरस फैल रहा है। पहले कोरोना, उसके बाद डेंगू का कहर, कोरोना अभी है ही, पर राहत की बात यह है कि अब तक किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं। जिन अस्पतालों में सिर्फ जीका वायरस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं वो इस वक्त तो खाली हैं। हालांकि कई लोग इस बीमारी से निपटने के लिए किए जा रहे आधे अधूरे सरकारी इंतजामों पर सवाल भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से एक दिन पहले की सरकारी हड़बड़ी। कानपुर की इस बस्ती में जीका वायरस के 2 मरीज मिले हैं। आदित्यनाथ कानपुर में जीका वायरस के कहर की समीक्षा भी करेंगे। इस शहर में 3 हफ्तों में तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। कोई आगे देखता ही नहीं है कि भैया ना हमारे यहाँ पे इतना पानी भर रहा है। ये सफाई के लिए अभी कहा उन्होंने, पर वो आया और केवल वहाँ पे पेड़ तोड़ करके और चला गया, ये कोई सफाई नहीं कराई। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि इस बीमारी से निपटने के लिए जो कोशिश जमीन पर दिख रही है वो बनावटी है। जसपाल साहब, ये बताइए, आप ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई यहाँ स्टैग्नेंट वाटर जो है, जिसकी वजह से डेंगू या ये चिकनगुनिया या जीका का वायरस का जो मच्छर होता है वो पनपता है, उसकी समस्या आपकी किस तरह की समस्या? ये नाले जो हैं पूरी तरह से खुले हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। इसके ऊपर पत्थर
जो लोग रह रहे हैं इन लोगों ने तो एक आध पत्थर लगवा भी दिया है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना इसको बंद करना और इस नाले को सफाई करके ये प्रॉपर चलता रहे। ये जाम नाला है, जाम नाले की वजह से इसमें मच्छर रात शाम को 5 बजे के आसपास तो इतने भीषण मच्छर होते हैं कि बिना मच्छरदानी के कोई सो नहीं सकता। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल को देखकर कुछ राहत मिलती है। जीका वायरस के मरीजों के लिए तैयार किए गए बेड खाली पड़े हैं। अभी तक जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें या लक्षण दिख ही नहीं रहे या हल्के हैं, लेकिन वार्ड की हेड नर्स की चिंता और भी है। जिस हिसाब से आज अभी इस समय जो सुनाई देता है कि 66 केसेस फिर 89 केसेस ऐसे जो बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं कि अगर कोई भी सिम्टम्स या सीरियस सिम्टम्स से रिलेटेड कोई पेशेंट्स आता है तो उसके लिए हर सिचुएशन के लिए हम लोग रेडी हैं। इवन डॉक्टर्स के भी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोगों को मिल रखा है। बाकी जो हम लोगों की जो तैयारी है वो फुल एंड फाइनल हर तरीके से तैयार है। खैर अभी तक ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट अभी एडमिट नहीं हुए हैं। जो पेशेंट हमारे यहाँ आए भी हैं फीवर के, जिनमें सिम्टम्स दिखाई दिया है, उसमें नॉर्मली वही फीवर और कुछ में वॉमिटिंग दिखाई दी है। कानपुर के इस सरकारी अस्पताल के अलावा 2 और ऐसे अस्पताल हैं, वो भी सरकारी अस्पताल है जहाँ पे डेडिकेटेड जीका वायरस वार्ड बनाए गए हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि इन तीनों अस्पतालों में अथॉरिटीज़ का यही कहना है कि कोई बहुत सीवियर सिम्टम्स के साथ जीका वायरस का पेशेंट अभी तक नहीं आया है। कौन कह रहा है कि कानपुर में मैनेज करने के लिए वो नहीं है? वो तो एक केस आया था तो उसकी ये हमारे उसी की तो जो केस निकल रही है मैनेज की तो चीज़ है कि जो हम लगातार रिग्रेसिवली सैम्पलिंग करा रहे हैं, रिग्रेसिवली जो मॉनिटरिंग करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, तो RRT से वो कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स में बेड भी वो हैं, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। कानपुर में चिंता की एक और बात यह है कि कम से कम 3 गर्भवती महिलाएं जीका पॉजिटिव मिली हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल वो स्वस्थ हैं और हर वक्त उनकी निगरानी की जा रही है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम सिद्दीकी और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब पीने से संदिग्ध हालात में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 3 की हालत खराब बताई जा रही है। ये मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में 15 नवंबर को चुनाव भी हैं और उसके पहले ये जो शराब, जहरीली शराब है, उसके कई मामले सामने आए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, जहरीली शराब पीने से हालत खराब और लोगों की मौत, और आज भी ये खबर आ रही है मुजफ्फरपुर के इलाके से ही। 15 नवंबर को यहाँ पर चुनाव भी हैं। आपने कल भी इस बात पे चर्चा ये की थी कि किस तरह से शराबबंदी नाकाम हुई है और जहरीली शराब, गैर कानूनी तरीके से शराब जो है वो काफ़ी बिक रही है। ये मामले एक के बाद एक आ रहे हैं और ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। नगमा, निश्चित रूप से ये मामला जो है वो अंतहीन हो रहा है और ये अब जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या या खबरें जो हैं वो अब प्रतिदिन हर दिन आने लगी है। इससे यही साबित होता है कि बिहार में जो इस धंधे में लगे लोग हैं, वो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वो कार्रवाई करेंगे या वो जो विशेष टीम यहाँ से भेजते हैं, उसका डर जो है जो इस धंधे में लिप्त लोग हैं उनके अंदर खत्म हो चुका है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो डेथ टोल आप देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ छिपाया भी जाता है। जो मृतक परिवार है उसे वो भी छिपाता है और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा भी लीपापोती की जाती है कि कोई उनके ऊपर गाज ना गिरे। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में जहरीली शराब हो या देसी शराब हो या विदेशी शराब, सारी तरह की शराब उपलब्ध हैं। ये बात अलग है कि जहरीली शराब पीने से अब लोगों की मौत हो रही है और इस मौत के कारण जो पब्लिसिटी हो रही है, मीडिया में ये बातें अब सामने आ रही है, जिससे राज्य सरकार के लिए एक तरह से एम्बैरेसमेंट है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाइट को देखेंगे तो एक तरह से उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि अगले मंगलवार को वो पूरी तरीके से इस मामले की समीक्षा करेंगे, लेकिन आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि समीक्षा होगी, फैसले होंगे, लेकिन उस फैसले को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जिसके कारण बात जो है जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। नगमा, मामला अंतहीन हो रहा है। एक के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं, एक के बाद एक, और गंभीर मामला है ये। शराबबंदी नाकाम रही है वहां पे बिहार में, ये साफ दिख रहा है। धन्यवाद आपका मनीष।
और इस वक्त हम देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भोपाल के अस्पतालों में बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात मौत का ऐसा तांडव मचा जिसे मरीजों के परिजन कभी नहीं भूल पाएंगे। तीसरे माले के एसएनसीयू में लगी आग ने 4 बच्चों की जान ले ली है। बेबस लोगों के पास रोने बिलखने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार लापरवाही से इनकार कर रही है, लेकिन एनडीटीवी ने जो तथ्य ढूंढे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसमें लापरवाही ही वजह है। करण और निकिता मजदूरी करते हैं। 2018 में इसी अस्पताल में एक बिटिया की मौत हुई। 2021 में 12 दिन की एक बेटी को खो दिया। बेबस माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। दूध पिलाने के लिए जा रहे थे, तब उसमें आग लग गई तो वहाँ से सबको भगा दिया। आप लोग को भी बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया? कुछ नहीं जाने दिया। बाद में कुछ बताया उन्होंने? बाद में बताया तुम्हारी लड़की का था। सरकार कह रही है 4 बच्चों की मौत हुई, लेकिन मंगलवार दिन में भी हमारे कैमरे के सामने 2 और बच्चों के शव निकले। परिजन कह रहे हैं संख्या छिपाई जा रही है। शैलेंद्र की बिटिया मंगलवार को डिस्चार्ज होती, अब शव लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आग की वजह से मौत हुई। यहाँ हॉस्पिटल में कोई किसी की नहीं सुन रही है। वो सब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सब गलत है। इतने ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, सब जले हुए हैं, सब ऐसे सबको बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं तो भगा रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे। लापरवाही सब यहीं की है। जो हीटर में आग लगी है और जो पूरा उधर पे जला सब चले गए हैं। सरकार लाख दलील दे, अव्यवस्था हर तरफ दिख रही थी। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के इस हॉस्पिटल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। ऑटोमेटिक हाइड्रेंट भी खराब पड़ा था। फायर एक्सीडेंट था, पर लेकिन हमने निकाला, खाली थे सब कोई काम नहीं कर रहा था। अगर प्रशासन और स्टाफ के लोग चाहते तो बचा सकते थे बच्चों को, पर ये सब भग गए अपनी जान बचाने के कारण। हैरत की बात यह है कि कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से फायर एनओसी नहीं ली गई। कमला नेहरू की यदि हम बात करें प्रॉपर उसकी, तो उसके कोई एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। हाँ, हमीदिया हॉस्पिटल्स के जो नए कैंपस बने हुए हैं उनके द्वारा जरूर फायर एनओसी प्राप्त की गई। यानी कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया फायर एनओसी के लिए कमला नेहरू ने? जी, मेरी नॉलेज में तो भी नहीं। हमारी टीम द्वारा देखने को पाया जो इक्विपमेंट थे वो आउटडेटेड से लगे थे और काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे। सर, कितनी दफ़े नोटिस कमला नेहरू को दिया जा चुका है जब से आपने? एज सच जब से मैंने चार्ज लिया है तो मुझे लग रहा है 4 से 5 बार सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस गए हैं और उसमें कमला नेहरू भी शामिल है। बताया कि 4-5 सरकार कह रही है लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सुनिश्चित ही नहीं करेंगे, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हमारा स्पष्ट निर्देश पहले से था कि हर बिल्डिंग का फायर ऑडिट होना चाहिए, पर ये क्योंकि जांच का दायरे में आ गया है, इसलिए मुझे लगता है अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पर जांच के जो निष्कर्ष हैं, हर पहलू पर जांच होगी और जो निष्कर्ष आएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है यहाँ पर और 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बना दी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, उसमें यह हालत है। ये सरकार पूरे जिम्मेदार है। पहले बुजुर्गों की जान ली, उसके बाद युवाओं की ली, फिर जनप्रतिनिधियों की ली, अब बच्चों की जान जा रही है। डेंगू में अलग जान गई। पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर फेल हो चुका है मध्य प्रदेश का। पूरे मामले की जांच का जिम्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान को दिया गया है। कुछ महीनों पहले भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 100 अस्पतालों का पता लगाया था जहां पर अग्निशमन के उपायों का या उपकरणों को ठीक से नहीं रखा गया था।
ज़्यादातर निजी अस्पताल थे, लेकिन इस फायर हाइड्रेंट की हालत देखिए जो कमला नेहरू अस्पताल में है, और यही बता देगा कि सरकारी अस्पताल में जब आग लगी तो क्या गलत था या किन नियमों की अनदेखी हुई। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अफसोसनाक खबर है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और अस्पतालों में आग लग रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रफाल का मामला एक बार फिर राजनीति में। और रफाल की खरीद में फ्रांसीसी वेबसाइट मीडियापार्ट के नए खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और ये सवाल नए सिरे से उठने लगा है कि क्या भारतीय कानूनों की अनदेखी कर रफाल सौदा किया गया। फ्रांस की कंपनी मीडियापार्ट ने दावा किया है कि सीबीआई के पास 2018 में ही दसों की तरफ से दलाली दिए जाने के सबूत थे, लेकिन उसने उनकी अनदेखी की। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दरअसल ये मामला सीधे प्रधानमंत्री के आदेश पर दबाया गया। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। दिलचस्प यह है कि मीडियापार्ट ने सुषेण गुप्ता की जिस दलाली का हवाला दिया है वह 2013 में दी गई थी, यानी यूपीए के कार्यकाल में। बीजेपी कांग्रेस पर ही कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है। डसो एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया डसो एविएशन द्वारा, और ये आर्टिकल लिखती है सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इस बीच एनडीटीवी को सीबीआई की चार्जशीट से ही जो दस्तावेज मिले हैं उनसे कई सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक ऐसा लगता है जैसे सीबीआई रफाल की जांच पर निष्क्रिय हो गई। ये बात आईडीएस के तत्कालीन मैनेजर धीरज अग्रवाल के बयान से सामने आई है। उन्होंने माना है कि कंपनी बिचौलिए सुषेण गुप्ता से जुड़ी हुई है और इसी की मार्फत दसों का 40% भुगतान गुप्ता की मॉरिशस वाली कंपनी इंटरस्टेलर को गया। अगर ये सच है तो दसों भारतीय कानून के मुताबिक रक्षा सौदों में दलाली की वजह से बैन कर दी जानी चाहिए। ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से इन सबूतों की सीबीआई ने अनदेखी की। बीजेपी की दलील है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी जांच कराकर पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस वक्त उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के लिए जो हमने रिपोर्ट में देखा। उमा, उसके अलावा ये मीडियापार्ट के खुलासे में और क्या बातें सामने आई हैं और आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से अब इसके ऊपर हमलावर हुई है कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस का जो ये टकराव है ये आगे कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है कि इस मामले में कुछ और बातें सामने आएंगी या किसी मोड़ पे पहुंचेगा, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। लेकिन सिर्फ तू मैं इसमें होगी, यही मामला रुक जाएगा या क्या, किस तरह के सबूत या किस तरह की बातें सामने आई हैं? जी देखिए नगमा, कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पे है कि जेपीसी जांच कराई जाए इस पूरे मामले की, ताकि इस मामले में जो सच्चाई है वो सामने आ सके। बीजेपी की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट इस मामले में दिया जा चुका है, ऐसे में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह के नए खुलासे हुए हैं, नई जानकारी और नए दस्तावेज सामने आए हैं, तो इससे इस मामले को एक नया रुख मिलता है, एक नई रंगत मिलती है। और जो जहां तक बात सुषेण गुप्ता की है तो उसको लेकर कांग्रेस
का ये कहना है कि उस तरह के जो भारतीय वार्ता दल से जुड़े जो गोपनीय जो जानकारी थी उसकी बरामदगी, उस तरह के दस्तावेज की बरामदगी सुषेण गुप्ता के यहां से हुई है। तो ऐसे में आंख मूंद के बैठना ये दर्शाता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं इस घोटाले को दबाना चाहती है और इसलिए 2018 के बाद से अब तक जो है इस मामले में कोई जांच की बात नहीं की गई है। एक और दलील कांग्रेस की तरफ से दी गई है और वो ये दी गई है कि अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के जमाने में घूस दी गई या कमीशन दिया गया तो उसकी भी जांच करा ले। तो जांच से बीजेपी क्यों भाग रही है, ये कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। जहां तक आगे इस मामले की बात है तो कांग्रेस ने साफ किया है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट हो नहीं गई थी, उसका लगातार जोर इस बात पे है कि जेपीसी जांच इस मामले की जाए। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये पूछा कि आपने जो पीछे एक नारा दिया था, चौकीदार से जुड़ा नारा दिया था, क्या वो फिर से आप देंगे, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि ये नारा इस बार जनता लगाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सड़क से लेकर जो संसद का सत्र आने वाले समय में शुरू होने वाला है उसमें फिर इस मामले को जोर शोर से उठाने जा रही है। नगमा जी, धन्यवाद आपका उमा। कांग्रेस जोर शोर से इस मामले को उठाएगी और देखना है कि इससे क्या हल निकलता है या इसके ऊपर बीजेपी का क्या आता है। प्रतिक्रियाएं देखने वाली होंगी आने वाले दिनों में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। खबर आ रही है कि 29 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 500 किसान ट्रैक्टर समेत दिल्ली संसद भवन के लिए रवाना होंगे और उन्हें जहां रोका जाएगा वो वहीं पर बैठेंगे। तो हमारे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपके पास इस खबर की और डिटेल्स हैं कि ये नया कार्यक्रम क्या बना है और इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए नगमा, आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी। सभी फार्म यूनियन जितने भी किसान दल हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। 26 नवंबर को जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ये धरना चल रहा है उसको 1 साल हो जाएंगे और किसानों का कहना है कि लगभग 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है और अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में है। यही वजह है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले भी ये चर्चा थी लेकिन कोविड की वजह से और अब तक जो है धान लगाया गया, अब धान की कटाई की वजह से इस कार्यक्रम को डिले किया गया। लेकिन अब किसानों ने आज बैठक में फैसला लिया है कि 29 नवंबर को 26 नवंबर को 1 साल होंगे और उसके 3 दिन बाद 29 नवंबर को 500 किसान गाजीपुर बॉर्डर से और 500 किसान टीकरी बॉर्डर से पार्लियामेंट के लिए मूव करेंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टीकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड थे नगमा वो हटा लिए गए हैं। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान जा सकते हैं पार्लियामेंट की तरफ और टीकरी बॉर्डर से भी किसान जा सकते हैं पार्लियामेंट की तरफ, क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया नगमा, हम सबको पता है, उसके बाद किसानों ने बोला था कि रास्ते उन्होंने बंद नहीं किए हैं, रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई है। यही वजह है कि 1000 किसान कुल 29 नवंबर को 500 किसान गाजीपुर से जाएंगे और 500 किसान टिकरी बॉर्डर से जाएंगे और पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। और उनका कहना है कि जहां दिल्ली पुलिस उनको रोकेगी वो वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कोर्ट में कि वो जब दिल्ली आए थे तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए आए थे। उनको जब बॉर्डर्स पर रोक दिया गया आंसू गैस गोले चला करके, लाठी बजा करके, तो वो वहीं बैठ गए थे। तो शायद ये एक टैक्टिकल कदम है सरकार पर और दबाव बनाने का कि हम लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं। धान कट चुका है, किसान वापस से जो रबी की फसल है उसको बो करके बॉर्डरों पर लौटेगा और सबको यही कहा गया है, कॉल भी दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप दिल्ली बॉर्डर से पहुंचे और किसान आंदोलन को मजबूत करें। नगमा, शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी विस्तार के लिए। टीकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से किसान संसद की तरफ आएंगे। यहाँ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और रास्ते में उन्हें जहां रोका जाएगा वहीं वो बैठेंगे। किसानों ने ये संगठन ने ये आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान आएं, बॉर्डर पे आएं और ये जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा ताकि सरकार पे और दबाव बने। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। माफ कीजिएगा, एक खबर और है इस वक्त। दिलचस्प खबर है कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया है। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी इत्र को लॉन्च किया और कहा कि इसकी खुशबू जो है वो नफरत को मिटाएगी। इसकी बोतल और इसका बक्सा लाल और हरे रंग का है और ये इत्र 2022 में नफरत को खत्म कर देगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।